नमस्कार दोस्तों, अगर आप घर बनवा रहे हैं या इन फ्यूचर बनवाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि कंस्ट्रक्शन के सारे स्टेजेस इस वीडियो में कवर करूँगा मैं। एक प्लॉट परचेज़ से लेके आपकी मकान की चाबी मिलने तक। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ती है जैसे कि बजट का डिस्टर्ब हो जाना, कॉन्ट्रैक्टर चेंज करना, मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये सारी चीज़ों से आप बच सकेंगे। अगर आप ये पूरा प्रोसेस 15 स्टेजेस का जो ये प्रोसेस है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर आप ये पूरा समझ जाते हैं, तो आप लाखों रुपए भी अपने बचा सकते हैं। इवन इसके साथ-साथ जो आपका टाइम वेस्ट होता है, जैसे आपको 8 मंथ किसी ने बोला कि आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके आपको मिल जाएगा, लेकिन वो 12 मंथ, 15 मंथ या 2 इयर्स हो जाता है, तो इन टाइम ड्यूरेशन से भी आप बच सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो 15 स्टेप्स में मैं आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेजेस क्लियर करने वाला हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसमें से स्टेप नंबर 1 मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, जो कि है प्लॉट सिलेक्शन एंड वेरिफिकेशन। दोस्तों प्लॉट परचेज़ करने के टाइम पे सिर्फ लोकेशन मत देखिए, जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं इनको ज़रूर चेक करें। सबसे पहले अपनी रजिस्ट्री चेक करिए कि वो क्लियर है कि नहीं। सेकंड, आपके प्लॉट तक आने के लिए जो अप्रोचिंग रोड है वो लीगल है कि नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि कच्ची कोई भी सड़क डाल दी है बाद में वो रहे ना। थर्ड, इलेक्ट्रिक और वाटर की सप्लाई वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। फोर्थ, के आपका जो प्लॉट है, प्लॉट का जो लोकेशन है वो रेसिडेंशियल जोन के अंदर आता है कि नहीं। फिफ्थ पॉइंट, हमेशा अपने प्लॉट को परचेस करने से पहले उसका लोकेशन सर्वे करिए कि आपका वो, या पूछिए अपने बिल्डर से कि भाई ये जो मैं प्लॉट ले रहा हूँ उसका फ्यूचर डेवलपमेंट क्या है, कितना हाइक हो सकता है, आसपास में ऐसा क्या है कि हमारे प्लॉट का रेट्स बढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप हमेशा क्लियर करें। बहुत से लोग क्या है कि सस्ता प्लॉट है देख के परचेस कर लेते हैं और बाद में लीगल परमिशंस में इशू आते हैं तो वो फेस करते हैं इन प्रॉब्लम्स को। तो इसलिए कभी भी प्लॉट को सिलेक्ट करें तो उसको वेरीफाई करें इन पॉइंट से सबसे पहले। अब हम समझते हैं स्टेप नंबर 2, बजट प्लानिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेप है, क्योंकि अगर आपने बजट प्लानिंग नहीं की तो आप इन फ्यूचर कहीं पे भी ऐसे आप फंस सकते हैं कि आपको अपना कंस्ट्रक्शन होल्ड करना पड़ जाए। दोस्तों घर बनाते समय हमेशा अपना बजट की प्लानिंग जरूर करें। मान लीजिए आपका बजट है 25 लाख का, तो पूरा का पूरा 25 लाख कंस्ट्रक्शन में मत लगाइए। 10 to 15% अपने पास में इमरजेंसी सेविंग रखिए। उसी अमाउंट में से 25 लाख में से 10 to 15% आप सेव करके रखिए। और क्यों सेव करके रखिए, हो सकता है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपका मटेरियल प्राइस हाइक हो जाए, हो सकता है कुछ ड्राइंग में चेंजेस आ जाए, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाएं, तो इन एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए आपको 10 to 15% का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना पड़ता है। तो वो आप 25 लाख का अगर आपका बजट है तो आप उससे ऊपर तो रखेंगे नहीं, तो उसको आप इंक्लूड करके चलिए कि भाई 10 to 15 लाख मेरे को अपना सेव इमरजेंसी केस के लिए रखना है और जो रेस्ट है वो मैं कंस्ट्रक्शन पे लगाऊंगा। अगर वो सेव हो गया तो आपका बेनिफिट है, नहीं हुआ तो आपका बजट डिस्टर्ब नहीं होगा कम से कम। दोस्तों अब आता है स्टेज 3, होम की डिजाइनिंग, लेआउट, प्लानिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। यहाँ इस स्टेज पे आर्किटेक्ट का वर्क स्टार्ट होता है। कई लोग थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए अपने से प्लानिंग बना लेते हैं, यहाँ रूम खड़ा कर दीजिए, वहां वो कर दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आर्किटेक्ट से प्लान करते हैं, प्लानिंग आप करवाते हैं, बनवाते हैं थोड़ा सा पैसा देके, तो वो आपको पूरी डिटेल्स दे देता है, जैसे कि आपकी स्ट्रक्चर, आउटर एलिवेशन, आपका फाउंडेशन, आपके स्टेयर केस का किस लोकेशन में आ रहा है आपका स्टेयर केस, स्टेयर्स, प्लस इसके बाद आपकी प्लम्बिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। तो ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं आपका एक्चुअल में जो घर बनेगा वो कितना स्पेशियस बनने वाला है, क्योंकि आपके पास पहली प्लानिंग होती है। सब आपको मालूम होता है कि कहाँ से मुझे पाइप निकालना है, कहाँ से इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना है, मुझे कहाँ पे बोर्ड देना है, मेरा बेड कहाँ पे आएगा, मेरे रूम के साइजेस क्या होंगे, मेरा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, मेरा एलिवेशन कैसा रहेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर होता है, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को पास ऑन कर सकते हैं या आप अपने मर्जी से पूरा बनवा सकते हैं उस लेआउट को। तो आप
कि पसंद का घर बनता है। आपको पता होता है कि मेरे घर में जो मैं बनवा रहा हूँ वो एक्चुअल में कैसा दिखने वाला है, एक्चुअल में उसमें कितना स्पेस आने वाला है बचा हुआ। तो इस स्टेज में बिल्कुल मिस्टेक ना करें। पैसा बचाने के चक्कर में प्लानिंग बिना किए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें, ये बिल्कुल मत करिएगा। अब दोस्तों स्टेप 4 आता है, जो कि है म्युनिसिपल अप्रूवल्स, परमिशंस लेना इस स्टेज पे। हमेशा परमिशन लेके काम करें, अपने नाम पे करें और उसके बाद में बिल्डिंग परमिशन ज़रूर लें। बिना बिल्डिंग परमिशन के अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इन फ्यूचर आपको पेनाल्टी या नोटिस आ सकती है। 99.99% की गारंटी है। और उस टाइम पे जो आपको पेमेंट भरना पड़ेगा वो बिल्डिंग परमिशन के चार्जेस से ज़्यादा बड़ा चार्जेस होगा और वो लाइफ टाइम का आपको दर्द बैठ जाएगा। तो बिना परमिशन के कभी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ना करें। अब परमिशन क्या-क्या लगती है? सिंपल, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले आपके पास में बिल्डिंग परमिशन होनी चाहिए। इसके अलावा अगर अदर कोई परमिशन आपको ज़रूरत है, वो आप अपने लोकल अथॉरिटी से जाके म्युनिसिपल से पूछ सकते हैं कि भाई मेरे लोकेशन पे आपको क्या-क्या कंस्ट्रक्शन से पहले परमिशंस देनी होती है या मुझे रिक्वायर्ड होती है, ये बता दीजिए। दोस्तों अब आता है परमिशन लेने के बाद स्टेप नंबर 5, साइट लेआउट एक्सकेवेशन। इस स्टेज में आपको अपने साइट पे कंप्लीट, ये आपका कॉन्ट्रैक्टर का काम रहता है या बिल्डर का काम रहता है। बट अगर आप पर्सनल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो इसका ध्यान ज़रूर दें कि भाई प्रॉपर्ली आपका साइट क्लीन किया गया है कि नहीं, देन उस पे मार्किंग और लेआउट किया है कि नहीं, उसके बाद एक्सकेवेशन, क्योंकि अगर फाउंडेशन वीक हो गया तो आपका पूरा स्ट्रक्चर किसी काम का नहीं। इसीलिए फाउंडेशन पे स्पेशल ध्यान दें, चाहे वो क्यूरिंग हो, चाहे लेआउट हो, चाहे जो भी वहाँ पे आपका वर्क चल रहा है उस चीज़ पे आप हमेशा ध्यान दें। अब आते हैं स्टेप नंबर 6 पे, फाउंडेशन एंड प्लिंथ वर्क पे। इस स्टेज पे जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन स्टेजेस में वर्क होता है। इस स्टेज पे पीसीसी, फुटिंग, कॉलम के स्टार्टर्स भरना, प्लिंथ लेवल अपना आना, ये सारे स्टेजेस होते हैं। इस स्टेज पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जब प्लिंथ लेवल कंप्लीट हो जाए तो फिलिंग जब आप करें तो प्रॉपरली फिलिंग कंप्रेस करके किया जाए, जिससे कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। अब आता है आपका स्टेप नंबर 7। ये जो स्टेज है ये कंप्लीट आरसीसी स्ट्रक्चर का वर्क होता है। इस स्टेज में आपका कॉलम, बीम और रूफ स्ट्रक्चर रेडी होता है, मतलब कि आपकी छत डलती है। तो आपको इस स्टेज पे जो ध्यान देना रहता है वो है आपका स्टील का क्वालिटी अच्छा रहे, सीमेंट क्वालिटी अच्छी रहे, आपका रेशियो प्रॉपर आप मिक्सिंग करवा रहे हो, क्योंकि इस स्टेज में अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपकी जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और तो और आपकी जो कंस्ट्रक्शन की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी खराब होती है। तो उस स्टेज पे मेन चीज़ है मटेरियल आपका सही होना चाहिए, प्रॉपरली क्यूरिंग होना चाहिए और रेशियो आपका सही होना चाहिए। दोस्तों अब आता है स्टेप नंबर 8, ब्रिक वर्क। आरसीसी स्ट्रक्चर का वर्क कंप्लीट होने के बाद ब्रिक वर्क किया जाता है। ब्रिक वर्क के स्टेज में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इंटरनल वॉल, एक्सटर्नल वॉल, ये सारी चीज़ों का वर्क आपका प्रॉपरली होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो विंडोज़ और डोर्स की ओपनिंग है, वो भी प्रॉपरली अलाइन में होनी चाहिए। क्योंकि इस स्टेज पे अगर अलाइनमेंट बिगड़ता है तो आप बाद में, या लेवल बिगड़ता है तो आपको बाद में फिटिंग के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तोड़ना पड़ता है, अलाइनमेंट सेट करना पड़ता है, डोर और विंडोज़ को आपको सेट करने में प्रॉब्लम आता है और वो चीज़ दिखती भी है आउटर से। तो लेवल और अलाइनमेंट प्रॉपरली ध्यान दें इस स्टेज पे। इवन इसके साथ-साथ ब्रिक वर्क में क्यूरिंग का भी स्पेशल ध्यान दें। दोस्तों अब आता है स्टेप नंबर 9, जिस स्टेज पे इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के वर्क किए जाते हैं, क्योंकि ये कंसील्ड ही होते हैं, अंदर चले जाते हैं और ये वर्क प्लास्टर से पहले किया जाता है। मैंने आपको बोला था लेआउट प्लानिंग में जो आर्किटेक्ट से बनवाते हैं इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की, ये इसीलिए ज़रूरी है। प्लास्टर से पहले आपको सारे पॉइंट्स आपके पता होंगे, कहाँ से वायरिंग जाना है, कहाँ से आपकी पाइपलाइन जाना है, तो आप उसको प्रॉपरली कंसील कर सकेंगे, प्लास्टर के अंदर छुपा सकेंगे। नहीं तो बाद में क्या होता है कि आपने प्लास्टर कर दिया और बाद में आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका प्लास्टर डैमेज होता है। तो पहले ही आप इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की प्लानिंग आर्किटेक्ट से करवाएँ और ब्रिक वर्क के बाद में उसको पूरा कंसील कर दें। जहाँ-जहाँ आपकी जो लाइन आ रही है इलेक्ट्रिकल की, प्लम्बिंग की, सब प्रॉपरली आप उसको कंसील कर सकें।
दोस्तों अब आता है स्टेप नंबर 10, प्लास्टरिंग। जब आपका ब्रिक वर्क, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सारे वर्क कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद में आप जब प्लास्टर वर्क स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो जहाँ-जहाँ आपने झिरी काटी है, वॉल कटिंग की है, जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग की लाइन है, वहाँ पे आप फाइबर मेश आप लगाएँ, कंप्लीट उसको लॉक करें जिससे कि क्रैक्स ना आए बाद में, देन आप प्लास्टर स्टार्ट करें। प्लास्टर आपके घर को एक्चुअल खूबसूरती देता है, एक्चुअल उसका आउटपुट दिखता है प्लास्टर के बाद में। तो प्लास्टर के वर्क में हमेशा रेशियो का भी आप ध्यान दें, क्यूरिंग का भी ध्यान दें और फाइबर मेश ज़रूर लगाएँ जिससे क्रैक्स ना आएँ। दोस्तों अब स्टेज नंबर 11 है जो कि है फ्लोरिंग और टाइल्स का। इस स्टेज में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप प्लास्टर करें तो 4 इंची का जब आप स्कार्टिंग जहाँ लगाते हैं वहाँ पे कट दें, जिससे कि आपका जो स्कर्टिंग है वो वॉल के अंदर जा सके। ऐसा ना हो कि वॉल के बाहर दिखे, प्लास्टर के बाहर दिखे, वो खराब लगता है। सेकंड, प्रॉपर प्लानिंग से आपको मालूम होता है कहाँ-कहाँ पे वर्क करना है, तो आप प्रॉपर अपना लेवल मेंटेन करें, टाइल्स को उसके बाद लगवाएँ। टाइल्स जब आप लग जाती है आपकी तो प्रॉपर क्यूरिंग करवाएँ, क्यूरिंग के बाद में आप एपॉक्सी से उसको उसके जो गैप्स होते हैं उसको एपॉक्सी से फिल करवाएँ, जिससे कि आपको सीपेज बाद में ना मिले, पानी नीचे बार-बार जाके ना बैठे। इस स्टेज में आपका ओवरऑल घर का लुक एनहांस हो जाता है, तो इस स्टेज को बहुत अच्छे से करें। इसके साथ-साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप टाइल्स लगने के बाद आपके जो भी वर्क हो रहे हैं, उससे पहले आप या तो टाइल प्रोटेक्टर बिछाएँ या तो गत्ता बिछवाएँ या तो घोड़ियों में नीचे में वो बोरियाँ बिछवा दें, जिससे आपकी टाइल्स खराब ना हो, स्क्रैचेज़ ना आए। इवन अगर उसके बाद कहीं पे रिपेयरिंग का वर्क भी हो रहा है, तो वो टाइल्स पे गिरे तो ना गिरे, और गिरे तो तुरंत आप क्लियर करवा लें वहाँ से, ऐसा ना हो बाद में स्क्रैचेज़ आ जाएँ या आपके टाइल्स टूट जाएँ, ब्रेक हो जाएँ या डैमेज हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा इस स्टेज पे। अब आता है स्टेप नंबर 12, डोर और विंडोज़ का इंस्टॉलेशन। अगर हम मेन डोर की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग टेक का या प्रीमियम डोर को यूज़ करते हैं, और जो इंटरनल डोर्स होते हैं वो फ्लश डोर यूज़ किए जाते हैं। इसके साथ विंडोज़ की बात करें तो यूपीवीसी या एल्यूमीनियम का यूज़ किया जाता है, एल्यूमीनियम विंडोज़ जो आपने देखे होंगे उससे। अगर आपका प्लास्टर के टाइम अलाइनमेंट लेवल सही है तो डोर्स और विंडोज़ को इंस्टॉल होने में कोई दिक्कत नहीं आएँगी, अदरवाइज़ आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्लास्टर के टाइम हमेशा अलाइनमेंट लेवल सब प्रॉपर चेक करें, जिससे कि आपका डोर और विंडो आसानी से इंस्टॉल हो सके। दोस्तों अब आता है स्टेप नंबर 13, पुट्टी, प्राइमर, पेंट। ये जो स्टेज है ये फिनिशिंग स्टेज कहलाता है। स्टेज में वॉल पुट्टी, देन प्राइमर, देन पेंट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का आप यूज़ करें जिससे कि आपके घर की जो खूबसूरती है वो बढ़ सके, क्योंकि अब ये स्टेज कंस्ट्रक्शन स्टेज से अब एक्चुअल में घर के स्टेज पे आता है, खूबसूरत दिखने वाले स्टेज पे आता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जो भी आप जिस भी कंपनी का पुट्टी, प्राइमर या पेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपके बजट के हिसाब से आप कर रहे हैं, बट कलर कॉम्बिनेशन का स्पेशली ध्यान दें। अगर कलर कॉम्बिनेशन आपका सही है घर का, तो घर का जो ओवरऑल लुक है, वो बहुत ऑसम हो जाता है। तो हमेशा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें इस स्टेज पे। ऐसा नहीं है कि एकदम डार्क पीला कर दें, ग्रीन कर दें, लाल कर दें, नीला कर दें, कुछ भी ऐसा मत करिए। बहुत से अच्छे शेड्स आते हैं कलर के, बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस आते हैं, उनको यूज़ करिए। अब दोस्तों आता है स्टेप 14, मॉड्यूलर किचन और फर्नीचर वर्क, इंटीरियर वर्क। अगर आप अपने घर में आपका बजट है और आप इंटीरियर करवा रहे हैं या मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन से बनवाएँ, क्योंकि ये ऑल ओवर आपके घर का जब कोई भी गेस्ट आपके अंदर घर में आते हैं तो उसकी जो ब्यूटी है ना वो एनहांस हो जाती है। मॉड्यूलर किचन की बात करें तो आराम से 60-70 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, और 2 ढाई लाख, 5 लाख भी जाता है। ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का मॉड्यूलर किचन का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। फॉल सीलिंग करवा सकते हैं, इंटीरियर में वुडन वर्क करवा सकते हैं, फर्नीचर्स बनवा लीजिए, आपकी एलईडी टीवी के जो केस बनता है, बैक साइड के पैनल्स बनते हैं, वो सब आप बनवा लीजिए, तो इससे बहुत अच्छा रहता है, अगर आपका बजट है तो। अब आता है स्टेप नंबर 15, सारे एक्सेसरीज़ की इंस्टॉलेशन और फाइनल हैंडओवर करना। जितनी भी आपकी सैनिटरी, इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग्स आपकी बची रहती हैं, वो फाइनल स्टेज में फिट की जाती हैं और उसको टेस्ट किया जाता है, और देन
ऑनर को हैंड ओवर किया जाता है। हैंड ओवर करने से पहले कंप्लीट घर की क्लीनिंग, टेस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग, इलेक्ट्रिकल पॉइंट से लेके प्लम्बिंग पॉइंट तक, और इसके अलावा आपका क्लीनिंग, सारी चीजें, डोर विंडो, ईच एंड एवरीथिंग सबका इंस्पेक्शन कर लीजिए और उसके बाद टेस्ट कर लीजिए और देन आप हैंड ओवर करिए, क्योंकि यही वो स्टेज है जब आपका एक्चुअल ड्रीम कंप्लीट होता है। तो दोस्तों कंक्लूजन पे आते हैं। घर बनाना सिर्फ एक स्टील, सीमेंट और सरिया ईंटों का काम नहीं है। ये प्लानिंग, बजट, एक्सकेवेशन, इंजीनियरिंग सबका कॉम्बिनेशन के बाद में हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा होता है। अगर आप हर स्टेज पे समझ के काम करेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा, वक्त भी बचेगा और आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी आपके घर की। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया 15 स्टेजेस, जिनको आप फॉलो करके अपने कंस्ट्रक्शन को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर स्टेप बाय स्टेप, स्टेज वाइज आपको चेकलिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। और तो और दोस्तों ऐसे ही कंस्ट्रक्शन और बिल्डर बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको और भी नॉलेज की चीजें जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।